हूं शुभे मिश्रा और आप देख रहे हैं चुनाव से जुड़ा सबसे पहला चुनावी बुलेटिन। चुनाव की चाल तो समझिए। लोकसभा चुनाव के प्रचार का शोर चरम पर है। चुनावी चाल तूफानी गति से चली जा रही है। बीजेपी अपना चाल चल रही है तो कांग्रेस भी चाल चल रही है। क्षेत्रीय दल भी चाल से कमाल करने की जगत में है। गुरुवार को होने वाली मोदी के बिहार दौरे ने बिहार की सियासत को और भी ज्यादा गर्मा दिया है। वहीं दूसरी ओर कई जगह बागियों ने बगावत का झंडा बुलंद कर इंडिया अलायंस के नेताओं की नींद उड़ाकर रख दी है। हमारी नजर चुनाव की हर एक चाल पर है तो चुनाव से जुड़ी हर एक खबर को दिखाएंगे, खबर के अंदर की एक एक चाल को भी समझाएंगे। बस आप देखते रहिए देश का सबसे पहला समझाने वाला बुलेटिन, चुनाव की चाल तो समझिए। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 4 अप्रैल को जमुई आ रहे हैं, जबकि 7 नवंबर को नवादा में पीएम की रैली की तैयारियां लगातार जारी है। यानी 72 घंटे के अंदर प्रधानमंत्री बिहार के 2 अलग अलग क्षेत्रों में दौरा करने जा रहे हैं। पीएम के दौरे से पहले बिहार में सियासी बयानबाजी काफी तेज है। 4 अप्रैल को जमुई की रैली से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार में चुनावी प्रचार का शंखनाद करेंगे। विशालतम लोकतंत्र के सबसे लोकप्रिय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का आगमन। जमुई की सभा में एनडीए के तमाम नेताओं के साथ साथ सीएम नीतीश कुमार भी मौजूद रहेंगे। जमुई सीट चिराग पासवान की पार्टी एलजेपीआर के खाते में है, जहां से चिराग के बहनोई अरुण भारती उम्मीदवार हैं। चिराग की कर्मभूमि रही जमुई से पीएम मोदी चुनाव प्रचार का शंखनाद करने जा रहे हैं, जिससे चिराग काफी खुश हैं। जब वो बिहार आते हैं और बिहार में अपनी चुनावी प्रचार की शुरुआत करते हैं, उसके लिए सबसे पहले वो जमुई को चुनते हैं। तो यकीनन ये मेरे कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाता है, उनका उत्साह बढ़ाता है। और जैसा आपने कहा कि कहीं ना कहीं ये शुभ भी रहा है। पिछली बार भी जब उन्होंने यहाँ से शुरुआत की थी, उस वक्त हम लोग 40 में से 39 सीटें हम लोगों का गठबंधन जीता था। प्रधानमंत्री के दौरे से पहले बिहार में सियासत गर्म है और इंडिया अलायंस के नेताओं का कहना है कि प्रधानमंत्री के दौरे से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। मोदी जी जमुई लोकसभा में प्रथम प्रचार के लिए आ रहे हैं। वो सीट दिया गया है अपने जीजा को, साले ने जीजा को दिया है वो सीट। तो हाँ, प्रधानमंत्री जी परिवारवाद की चर्चा करेंगे कि नहीं करेंगे? कोई असर नहीं पड़ेगा। जिस तरह का वादा खिलाफी देश की जनता के साथ नरेंद्र मोदी जी ने किया है, उसका निश्चित रूप से यहाँ की जनता और पूरे देश की जनता जवाब देगी। बिहार में पहले चरण में 4 सीटों पर मतदान होना है, जमुई, नवादा, गया और औरंगाबाद। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 4 को जमुई और 7 अप्रैल को नवादा आ रहे हैं। यानी 72 घंटे के भीतर पीएम का 2 बिहार दौरा होने वाला है। सूत्रों के मुताबिक पीएम बिहार में 12 से ज्यादा रैलियां करेंगे, यानी हर एक फेज में कम से कम 2 रैली करेंगे। न्यूज़ 18 के लिए पटना से विनीता मिश्रा और धर्मेंद्र के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। वहीं जमुई से चुनावी शंखनाद का संदेश समझिए। दरअसल 4 अप्रैल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जमुई आ रहे हैं, यानी कि कल पीएम जमुई से बिहार में चुनाव प्रचार का शंखनाद करेंगे। जमुई की सीट एनडीए में एलजेपीआर के खाते में है, यानी प्रधानमंत्री अपने सहयोगी पार्टी की सीट से चुनावी प्रचार प्रसार का बिहार में आगाज करने जा रहे हैं। और इसी की वजह है कि एनडीए के कार्यकर्ताओं को एकजुटता का संदेश दिया जा सके। समझने वाली बात यह है कि 2019 में एनडीए ने लोकसभा चुनाव में 40 में से 39 सीट पर जीत दर्ज की, लेकिन 2020 में कार्यकर्ताओं के अंदर कंफ्यूजन पैदा हो गया था, जिसकी वजह से 2020 में कई सीटों का नुकसान हो गया। लेकिन इस बार एनडीए का लक्ष्य है 400 पार करना, और इस 400 पार के लक्ष्य में बिहार की 40 सीटों का बहुत अहम योगदान है। और यही वजह है कि पीएम सभी सीटों पर जीत की रणनीति के साथ बिहार आ रहे हैं। बढ़ते आगे, बिहार दौरे से पहले बीजेपी कार्यकर्ताओं को वर्चुअली संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने एक बहुत बड़ा टास्क सौंप दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार के बीजेपी कार्यकर्ताओं से आह्वान किया है कि राज्य के लोगों को जंगल राज की याद दिलाएं। जो बुजुर्ग लोग हैं गांव में,
वो अपने पुराने अनुभव बताएं कि जंगल राज में क्या क्या होता था, कैसी मुसीबतें थी। 4 अप्रैल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार आ रहे हैं। जमुई में रैली कर मोदी एनडीए के चुनावी प्रचार का शंखनाद करेंगे। उसके पहले 2 अप्रैल की शाम को पीएम मेरा बूथ सबसे मजबूत कार्यक्रम के तहत बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ वर्चुअली जुड़े और बीजेपी कार्यकर्ताओं को एक बहुत बड़ा टास्क दे दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार के बीजेपी कार्यकर्ताओं से आह्वान किया है कि वो राज्य के लोगों को जंगल राज की याद दिलाएं, साथ में लालू राबड़ी राज और सीएम नीतीश के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार के बीच भी फर्क बताएं। और पुराने लोगों से कहें, जो बुजुर्ग लोग हैं गांव में, वो अपने पुराने अनुभव बताएं कि जंगल राज में क्या क्या होता था, कैसी मुसीबतें थी। और जब वो लोग बताएंगे तो ये नई पीढ़ी को पता चलेगा, माताओं बहनों को याद आएगा। जंगल राज की याद दिलाने के पीएम मोदी के आह्वान के बाद बिहार में सियासी बहस छिड़ गई है। जेडीयू ने पीएम मोदी के इस चुनावी मंत्र का स्वागत करते हुए लालू राबड़ी राज पर निशाना साधा है, तो दूसरी ओर आरजेडी ने प्रधानमंत्री के बयान पर सवाल खड़ा करते हुए पलटवार कर दिया है। तो इस जंगल राज से बिहार को बचाकर इतना आगे लाई है। 118 नरसंहार का बिहार, खेत खलिहान में आग लगा हुआ था, दिन में भी लोग निकलने में भयभीत रहते थे। उनको ये भी कहना चाहिए था कि 14 मैंने जो वादा किया था बेरोजगारों को साल में एक साल में 2 करोड़ बेरोजगारों को रोजगार देने का और किसानों के उपज का दोगुना दाम देने का, देश से महंगाई भगाने का, उनको ये भी बात कहनी चाहिए। हालांकि ये कोई पहला मौका नहीं जब प्रधानमंत्री ने जंगल राज का जिक्र किया हो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब भी बिहार में कोई चुनावी रैली करते हैं तो जंगल राज का जिक्र जरूर करते हैं। दरअसल 1990 से लेकर 2005 के दौरे को बीजेपी जंगल राज कहती है। रेप, हत्या, अपहरण, डकैती की घटनाओं को लेकर बीजेपी निशाना साधती है। साथ में अपराध के मुद्दे पर लालू राबड़ी शासन पर टिप्पणी करते हुए बीजेपी हर चुनाव में जंगल राज को ही मुद्दा बनाती है। यही वजह है कि एक बार फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीजेपी कार्यकर्ताओं को टास्क दे दिया है कि वो नए वोटर्स को ये बताए कि लालू राबड़ी के शासन के दौरान बिहार में क्या स्थिति थी। न्यूज़ 18 के लिए पटना से आनंद अमृतराज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। और चलिए अब आपको ये भी समझा देते हैं कि आखिर प्रधानमंत्री जंगल राज की याद क्यों दिला रहे हैं। क्या कारण है कि बार बार जंगल राज का जिक्र बीजेपी की तरफ से किया जा रहा है, पर प्रधानमंत्री की तरफ से किया जा रहा है। दरअसल बिहार में करीब 7 करोड़ 64 लाख मतदाता हैं और बिहार में करीब 9,26,000 नए मतदाता हैं जो पहली दफा वोट करने जा रहे हैं। 18 से 19 साल वाले 9,26,000 मतदाता हैं और ये वो मतदाता हैं जिनका जन्म 2005 के बाद हुआ है, यानी कि जिस दौर को जंगल राज कहा जाता था उसके बाद इनका जन्म हुआ। 20 से लेकर 29 साल वाले 1 करोड़ 6 लाख मतदाता हैं और ये वो मतदाता हैं जिनका जन्म 1995 के बाद हुआ है। ये वो मतदाता हैं जिन्हें लालू राबड़ी राज का अनुभव ही नहीं, वो नहीं जानते कि लालू राबड़ी का राज कैसा था और बीजेपी नए मतदाताओं को जंगल राज के बारे में बताना चाहती है। जंगल राज के जरिए वोटरों को साधने की कोशिश कर रही है। बीजेपी युवा वोटरों को अपने पाले में लाना चाहती है और पीएम हर बूथ पर 370 नए वोट जोड़ने को बोल चुके हैं। यही टारगेट रखा गया है बीजेपी की तरफ से और बिहार में करीब 77,000 से भी ज्यादा बूथ हैं। बीजेपी 2-2.5 करोड़ नए मतदाताओं को अपने पक्ष में जोड़ना चाहती है ताकि लोकसभा चुनाव में प्रचंड जीत मिल सके। बिहार की 40 और देश भर में 400 पार का लक्ष्य पूरा हो सके और इसी के मद्देनजर अपने मैनिफेस्टो में भी उन्होंने ज्ञान की बात की
युवाओं की बात की, किसान की बात की, नारे की बात की है और इसी के अंतर्गत जंगल राज को याद दिलाने की कोशिश की जा रही है। लोकसभा चुनाव से पहले इंडिया अलायंस में सीटों के तालमेल को लेकर देरी हुई और अब सीट शेयरिंग के बाद विपक्षी गठबंधन के भीतर बागियों ने मुसीबत खड़ी कर दी है। पूर्णिया सीट छोड़ने को पप्पू यादव तैयार नहीं तो सीवान से दिवंगत सांसद मोहम्मद शहाबुद्दीन की पत्नी हिना शहाब ने निर्दलीय ताल ठोकने का ऐलान कर दिया। पहले से ही कटिहार और नवादा सीट पर अपनों ने नाराजगी जता दी है। ऐसे में सवाल यही कि क्या इंडिया अलायंस का खेल बिगाड़ेंगे बागी। कांग्रेस नेता पप्पू यादव पूर्णिया सीट से चुनाव लड़ने पर आमदा है। न्यूज 18 से बातचीत में पूर्व सांसद पप्पू यादव ने कहा है कि वो गुरुवार को पूर्णिया सीट से नामांकन करने वाले हैं। बुधवार को आरजेडी की प्रत्याशी बीमा भारती ने अपना नामांकन दाखिल कर दिया। ऐसे में पूर्णिया सीट को लेकर सियासत हाई है। हमको लगा लालू यादव जी बड़े बेटे के तहत आशीर्वाद देंगे और जब उसने सामने में आकर के पहला नामांकन करने ही आए पप्पू यादव के खिलाफ और मंच पर आकर के जो मन में सो बोलते हैं, मेरे पास रास्ता अपने मां के आंचल के अलावे बचता क्या है, मरता क्या नहीं करता, लव एंड वार एवरीथिंग इज फेयर। तेजस्वी यादव ने बीमा भारती को पूर्णिया की बेटी बताया है। कहा है कि बीमा भारती अति पिछड़ा की बेटी है, उनकी जीत पक्की है। हम लोगों को पूरा भरोसा है कि बीमा भारती जी की जीत होगी। वो अति पिछड़ा की बेटी है और साथ ही साथ पूर्णिया की बेटी है, तो हम लोगों ने उनको उम्मीदवार बनाया। आरजेडी के खाते में गई पूर्णिया सीट से पार्टी उम्मीदवार बीमा भारती ने बुधवार को नामांकन किया तो गुरुवार को पप्पू यादव भी नामांकन का पर्चा भरने वाले हैं। तो ऐसे में सवाल यही है कि क्या पप्पू यादव कांग्रेस पार्टी से बगावत करेंगे। इधर सिवान लोकसभा सीट से दिवंगत सांसद मोहम्मद शहाबुद्दीन की पत्नी हिना शहाब ने निर्दलीय चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। हिना के इस ऐलान के बाद आरजेडी की टेंशन बढ़ गई है। हिना शहाब ने दिवंगत सांसद मोहम्मद शहाबुद्दीन के निधन के बाद उनकी अनदेखी करने का आरोप लगाया है। तो उन्होंने साहब ने जो लकीर खींच दी विकास की, जिसपे हम सब लोगों को बहुत गर्व है कि हम सिवान के हैं और ये सिवान परिवार परिस्थितियों के कारण, जैसे कि उन्हें सिवान शहर से दूर होना। बात सिर्फ पूर्णिया और सिवान तक ही नहीं, कटिहार से तारिक अनवर को टिकट दिए जाने से आरजेडी के राज्यसभा सांसद अशफाक करीम नाराजगी जता चुके हैं। तो नवादा लोकसभा सीट से राजबल्लभ यादव के भाई विनोद यादव आरजेडी की ओर से टिकट नहीं मिलने के बाद निर्दलीय मैदान में उतर भी चुके हैं। तो ऐसे में सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या इंडी अलायंस का खेल बिगाड़ेंगे बागी। न्यूज 18 के लिए सिवान से मृत्युंजय और पटना से अमित कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। और आपको समझाते हैं कि क्या वाकई इंडी अलायंस का खेल बागी बिगाड़ेंगे। 2024 में मोदी से मुकाबले के लिए विपक्षी दल एक हुए। विपक्षी पार्टियों ने इंडिया अलायंस का गठन कर लिया और ये कहा कि हम सभी एकजुटता के साथ चुनावी रणभूमि में उतरेंगे। लेकिन सीटों के समझौते में बहुत देर हो गई। कई जगह पर इंडिया अलायंस के कई दल आमने सामने हैं, एक दूसरे से ही चुनावी रणभूमि में लड़ रहे हैं और बिहार में सीट बंटवारे से कई नेता नाराज भी हैं, अपने ही गठबंधन के खिलाफ ताल ठोक रहे हैं चुनाव के लिए। और कांग्रेस के पप्पू यादव पूर्णिया से चुनाव लड़ने पर अड़िग है, जबकि पूर्णिया की सीट आरजेडी के खाते में। यही हाल सीवान लोकसभा क्षेत्र का भी है। सीवान में हिना शबाब निर्दलीय चुनाव लड़ने जा रही है और नवादा में विनोद यादव आरजेडी से नाराज होकर पार्टी छोड़ चुके हैं, निर्दलीय मैदान में हैं। ऐसी और भी कई सीटें हैं जहां से इंडिया अलायंस के बागी ताल ठोकने वाले हैं। ये बागी नेता अकेले चुनाव तो नहीं जीत सकते, लेकिन इंडिया अलायंस का वोट जरूर काट सकते हैं और इसी की वजह से इंडिया अलायंस को हार का सामना भी करना पड़ सकता है। तो सवाल यही है कि क्या इंडिया अलायंस का खेल ये बागी बिगाड़ेंगे, जिनके तेवर इस वक्त नर्म नहीं नजर आ रहे और लगातार ये अपनी ही पूरी पार्टी के भीतर जो भी अलग अलग क्षेत्रीय दल हैं, अलग अलग क्षेत्रीय पार्टियां हैं, उनके खिलाफ ही ये चुनाव लड़ रहे हैं। लोकसभा चुनाव में नेताओं का प्रचार तेज रफ्तार से बढ़ गया है। यूं तो बिहार में 40 सीट पर चुनाव हो रहे हैं, पर कुछ सीटें वीआईपी हैं। ऐसी एक सीट है सारण,
जहां से पहली बार लालू प्रसाद की तीसरी बेटी यानी कि रोहिणी आचार्य चुनावी मैदान में है। रोहिणी की सीधी टक्कर बीजेपी के कद्दावर नेता और मौजूदा सांसद राजीव प्रताप रूडी से है। दोनों ही नेता जोरदार प्रचार प्रसार के साथ जनसंपर्क अभियान चला रहे हैं, साथ ही एक दूसरे पर पलटवार भी कर रहे हैं। पीले रंग की फूलों की बारिश हो रही है। फूलों से लद चुकी गाड़ी के ऊपर सवार ये हैं रोहिणी आचार्य, लालू प्रसाद की दूसरी बेटी, जो अपनी बड़ी बहन मीसा भारती के बाद खुद पहली बार चुनाव मैदान में है। सारण सीट से पिता लालू प्रसाद ने आरजेडी के टिकट पर इन्हें राजीव प्रताप रूडी के खिलाफ उतारा है। रोहिणी इन दिनों सारण सीट पर जीतने के लिए पसीना बहा रही है। जनसंपर्क अभियान चलाकर लोगों से लगातार मिल रही हैं और सांसद महोदय के कामकाज का हिसाब भी मांग रही है। न्यौछावर कर रहे हैं अपना सारा प्यार। ये बेटी भी सारण की जनता को वादा करती है कि अपना जान निछावर कर देगी, सारण की सेवा में दिन रात लगी रहेगी ये बेटी। रूडी कह रहे हैं लगातार कि विकास नहीं हो पाया सारण का आपके पिताजी के कार्यकाल में। मेरे पिताजी का कार्यकाल है, उसके बाद से रूडी जी 10 साल में क्या करके दिखा दिए। वो अपना पहले विकास गिना है ना, फिर मेरे पिताजी का। बीजेपी नेता और सारण सीट के मौजूदा सांसद राजीव प्रताप रूडी भी अपने क्षेत्र में लगातार संपर्क अभियान चला रहे हैं, लोगों से मिलजुल रहे हैं, उनकी समस्याएं सुन रहे हैं। ऐसे में रोहिणी के आरोपों पर रूडी भी जवाब दे रहे हैं, सुन लीजिए। उससे बड़ी जब बंद कब हुआ तो ये भी तो पूछ लिया जाता। खुलने का बात तो बाद में है। NH-19 शुरू होकर के बंद कब हो गया ये तो कभी एक बार उनसे पूछ लीजिए कि बंद स्वीकृत कब हुआ था और काम रुक कब गया। जो बंद करवा दिए उसकी जिम्मेदारी मेरी है और जो बंद करने वाला है उससे कुछ नहीं पूछिएगा। तो बड़ा अच्छा आप लोगों का भी सवाल जवाब है। रोड बनना शुरू हुआ, अलाइनमेंट बदल दिए, काम बंद हो गया। 9 साल के बाद हम चालू करा रहे हैं। उन्हीं के कार्यकाल में जब राज्य के मुख्यमंत्री ने चीनी मिल बंद करा दिया, पूछ रहे कि राजीव प्रताप रूडी आप चालू क्यों नहीं करा रहे। सारण के रण में राजीव प्रताप रूडी पिछले 2 लोकसभा चुनाव में लगातार जीतते आ रहे हैं। इस बार उनका मुकाबला लालू प्रसाद की बेटी रोहिणी आचार्य से है, जो पहली बार चुनाव लड़ रही है। वैसे तो सारण सीट पर 5वें चरण में 20 मई को मतदान होना है, पर अभी से ही सारण का सियासी पारा एकदम हाई है। न्यूज़ 18 के लिए छपरा से संतोष की रिपोर्ट। और चलिए अब इस वीआईपी सीट सारण की चुनावी लड़ाई को आप भी समझ लीजिए। सारण लोकसभा सीट बिहार की हॉट सीट में से एक है और इस सीट का प्रतिनिधित्व बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद खुद भी कर चुके हैं। लालू प्रसाद यहां से 4 दफा सांसद रहे हैं। हालांकि लालू की 3 जीत के समय इस सीट का नाम छपरा हुआ करता था। 2008 में परिसीमन के बाद इस सीट का नाम सारण कर दिया गया। समझने वाली बात यह है कि लालू प्रसाद की सीट पर पिछले 2 चुनाव से आरजेडी को हार मिल रही है। 2014 में राजीव प्रताप रूडी ने लालू प्रसाद की पत्नी यानी कि राबड़ी देवी को हरा दिया था और 2019 में राजीव प्रताप रूडी ने लालू की समधी यानी कि चंद्रिका राय को हरा दिया। और अब एक बार फिर से सारण सीट पर लड़ाई रूडी बनाम लालू परिवार की ही है, क्योंकि आरजेडी से लालू की बेटी रोहिणी आचार्य सारण सीट से उम्मीदवार है। रोहिणी सोशल मीडिया पर बहुत एक्टिव रहती हैं। पिता लालू प्रसाद को किडनी डोनेट कर रोहिणी और भी ज्यादा चर्चा में आ गई और एक तरफ राजीव प्रताप रूडी मोदी सरकार के काम पर वोट मांग रहे हैं, तो दूसरी ओर रोहिणी आचार्य रूडी के कार्यकाल पर सवाल पूछ रही है। राजपूत और यादव बहुल सारण सीट पर जबरदस्त चुनावी लड़ाई देखने की उम्मीद जनता को भी है। हालांकि देखने वाली बात होगी कि इन दोनों में से क्या वाकई एक बार फिर से राजीव प्रताप रूडी पर ही जनता भरोसा करती है या रोहिणी आचार्य पर भरोसा जनता का देखने को मिलेगा। चलते चलते अपने इस खास बुलेटिन में चुनाव की चाल तो समझिए में देखते हैं सारण सीट का चुनावी इतिहास और सियासी समीकरण। गंगा, गंडक और घाघरा नदी से घिरा बिहार का सारण। सारण भारत में बसावट के सबसे प्राचीन केंद्रों में से एक है। सोनपुर मेला और चिरांद पुरातत्व स्थल यहाँ की पहचान है और भोजपुरी यहाँ की भाषा। लोकनायक
जयप्रकाश नारायण की जन्मभूमि सारण सीट बिहार की सबसे हाई प्रोफाइल संसदीय सीट मानी जाती है। 2008 के परिसीमन से पहले इसका नाम छपरा था। छपरा शहर सारण जिले का मुख्यालय भी है। सारण लोकसभा सीट राजपूत और यादव समुदाय का गढ़ माना जाता है, जिसका असर चुनाव में भी दिखता है। 1977 में छपरा से चुनाव जीतकर पहली बार संसद पहुंचे लालू प्रसाद का कभी ये इलाका गढ़ हुआ करता था। 2008 के परिसीमन के बाद 2009 में हुए चुनाव में भी लालू प्रसाद ही यहां से जीते थे, लेकिन उसके बाद लगातार 2 चुनाव में बीजेपी के राजीव प्रताप रूडी ने जीत दर्ज की। 2014 में राजीव प्रताप रूडी ने लालू प्रसाद की पत्नी और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी को शिकस्त दी, तो 2019 के चुनाव में लालू के समधी चंद्रिका राय को चुनावी मैदान में चित कर दिया। 2024 में एक बार फिर सीधा मुकाबला बीजेपी के राजीव प्रताप रूडी और लालू परिवार के बीच है। इस बार जहां बीजेपी ने एक बार फिर राजीव प्रताप रूडी पर भरोसा जताया है, तो आरजेडी की तरफ से लालू की बेटी रोहिणी आचार्य चुनावी मैदान में है। अब जरा सारण का सियासी समीकरण समझ लीजिए। सारण लोकसभा सीट पर कुल मतदाता 17,87,881 है। पुरुष मतदाता 9,36,494, महिला वोटर 8,51,327, जबकि ट्रांसजेंडर वोटर 9 हैं। अब जरा सामाजिक समीकरण के हिसाब से सारण के वोट बैंक को भी जान लीजिए। सारण का सामाजिक समीकरण है ओबीसी 38%, सामान्य 35%, ईबीसी 15%, मुस्लिम 13%, एससी 12%। अब ये जान लीजिए कि सारण लोकसभा सीट पर सबसे ज्यादा किन जातियों का प्रभाव है और उनका चुनाव पर क्या असर पड़ता है। लोकसभा सीट पर सबसे ज्यादा 19% यादव वोटर हैं, उनके बाद दूसरे स्थान पर 17% राजपूत वोटर हैं, जबकि तीसरे नंबर पर 10% मुस्लिम वोटर हैं। मतलब ये कि सारण की सीट पर ज्यादातर बार राजपूत और यादव उम्मीदवार के बीच ही टक्कर हुई है और इन दोनों ही जातियों का प्रभाव उम्मीदवार की जीत में साफ साफ दिखता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और हमारी इस खास पेशकश में अभी के लिए बस इतना ही। आप बने रहे न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।